लोकसभा इलेक्शन 2024 में इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई में पिक्चर कुछ ही दिनों में क्लियर हो जाएगी। तीसरी बार लगातार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं या कोई और चेहरा प्रधानमंत्री पद पर पहुंचता है, ये देखना होगा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी की तैयारियां हैं, उससे लगता है कि बीजेपी 2024 के लिए नहीं बल्कि 2029 के लिए भी तैयारियां कर रही है। बीजेपी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और 2024 में एनडीए 400 पार का नारा भी देख चुका है। यहीं पर बीजेपी 370 का टारगेट लेकर चल रही है। लेकिन 2024 में अगर बीजेपी ने 370 का टारगेट रखा है तो 2029 में कितनी सीटों का टारगेट होगा, ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। और ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी 2024 की नहीं बल्कि 2029 की तैयारी में जुट गई है? स्विच एक्सप्लेन में आज इसी पर बातचीत। मैं हूं सैयद सोबान। 2029 के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। ऐसा हम नहीं बल्कि बीजेपी के 2 बड़े नेता कह चुके हैं। साथ ही हो सकता है 2029 तक वन नेशन वन इलेक्शन भी लागू हो जाए। और खैर, इस टॉपिक पर हम आपको ज़्यादा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन तो नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी एक वीडियो जो एग्जिस्ट करता है हमारे चैनल पर, आप उसको देख सकते हैं। अब वापस मुद्दे पर आते हैं तो आप लगातार देख रहे हैं कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने के कुछ दिन पहले से ही पीएम मोदी देश के अलग अलग जगहों पर विजिट कर रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों में देखा जाए तो पीएम मोदी ने नॉर्थ से साउथ तो ईस्ट से वेस्ट सभी राज्यों में पहुंचकर कोई न कोई इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है। बीजेपी के 2 दिग्गज नेता जिन्होंने ये अंदेशा दिया है कि 2029 में भी बीजेपी की सरकार बनानी है, इसमें पहले हैं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। हाल ही में राजनाथ सिंह ने दरभंगा में एक इवेंट के दौरान कहा था कि अगर देश में गरीबी मिटाना है तो पीएम मोदी को तीसरी बार ही नहीं बल्कि चौथी बार भी प्रधानमंत्री बनाना होगा, तभी देश से गरीबी मिटाई जा सकती है। गारंटी हम लोगों की है। अब हम लोग धीरे धीरे लोगों को रोजगार देना प्रारंभ किए हैं। बेरोजगारी यहां पर 8.5% थी, इतने दिनों के अंदर उसको कम किया हम लोगों ने। अब भारत में बेरोजगारी का दर केवल 5% रह गया है। बहनों भाइयों, अवसर दीजिए हमारे प्रधानमंत्री को। तीसरा टर्म ही नहीं, संकल्प लीजिए चौथा टर्म भी देंगे। हम गरीबी के संकट को भी दूर करेंगे और बेरोजगारी के संकट को भी दूर करेंगे। हम तीसरे टर्म की यदि मांग कर रहे हैं तो सत्ता भोगने के लिए हम नहीं आपसे वोट मांग रहे हैं बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए हम आपसे वोट मांग रहे हैं, भारत के विकास के लिए वोट मांग रहे हैं। इसके अलावा देश के गृह मंत्री अमित शाह ये भी एक मीडिया इवेंट में कह चुके हैं कि 10 साल तक पीएम मोदी कहीं नहीं जाने वाले हैं। 10 साल यानी 2034 तक पीएम मोदी की ही सरकार रहने वाली है। ऐसे में यह भी सवाल उठता है कि बीजेपी तो लगातार ये बात करती हुई आई है कि 75 साल के बाद वो पार्टी से नेताओं को रिटायर कर देती है, तो ये सिर्फ कहने वाली ही बात हो सकती है। पीएम मोदी की उम्र 2029 में 79 की हो जाएगी और बीजेपी के नेताओं की माने तो पीएम मोदी तब भी चुनाव लड़ेंगे क्योंकि अमित शाह तो 10 साल का दावा कर ही चुके हैं। अभी हाल ही में 2024 लोकसभा चुनाव की जो लिस्ट आई है उसमें हेमा मालिनी को फिर से मैदान में मथुरा से उतारा गया है और हेमा मालिनी की उम्र 75 से ज़्यादा हो चुकी है। अब हेमा मालिनी जब चुनाव लड़ सकती हैं तो पीएम मोदी तो लड़ ही सकते हैं। दक्षिण के राज्यों में बीजेपी का जो प्लान है उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। 2024 के लिए एनडीए के 400 के लक्ष्य को पार करने के लिए बीजेपी को दक्षिण के राज्यों में मेहनत करनी होगी। लेकिन हो सकता है कि जो मशक्क़त आज हो रही है उससे फल 2029 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिले। हाल ही में विधानसभा चुनाव की बात करें तो कर्नाटक बीजेपी की हाथ से फिसल गया था। 2019 लोकसभा चुनाव में दक्षिण के 5 राज्यों में 129 सीटों में से सिर्फ 29 सीटें ही बीजेपी के हाथ आई थीं और इन 29 में से 25 सीटें अकेले कर्नाटक से थीं। बीजेपी का प्लान है कि साउथ में कम से कम 40 से 50 सीटें 2024 में जीती जाएं। पीएम मोदी ने इसके लिए कई दौरे इन राज्यों में किए हैं और आने वाले वक्त में भी कई दौरे हो सकते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने तमिलनाडु का दौरा किया था, जहां उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए के कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करी थी। इसी में तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नई बिल्डिंग का भी उद्घाटन हुआ था, उसको भी आपने देखा होगा। इसके अलावा केरल की बात करें तो पीएम मोदी ने हाल ही में त्रिशूर में रोड शो किया था और एक जनसभा भी की थी। पार्टी का दावा है कि इसके बाद लगभग 2 लाख महिला कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुई थीं। पीएम मोदी के साउथ के फ्रीक्वेंट दौरों से तो यही समझ आता है कि आने वाले वक्त के लिए भाजपा के निशाने पर केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश होने वाला है, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी की परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक ही है
और तेलंगाना में सीटों को बढ़ाने पर ज़रूर वहाँ पर बीजेपी का निशाना होगा। वहीं 17 सीटों वाले तेलंगाना की बात करें तो बीजेपी ने यहाँ 2019 में 4 सीटें जीती थी और इस बार बेहतर प्रदर्शन की फिराक में हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी के सामने डॉक्टर माधवी लता को बीजेपी ने उतारकर दांव खेलने की कोशिश की है। 20 सीटों वाले केरल में अभी तक बीजेपी का खाता तो नहीं खुला है, लेकिन यहाँ भी बीजेपी मजबूत उम्मीदवारों को उतारकर खाता खोलने की पूरी कोशिश कर रही है। शशि थरूर की सीट तिरुवनंतपुरम से केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर को भी मैदान में यहाँ पर उतारा गया है। 39 सीटों वाले तमिलनाडु की बात करें तो अभी तक 2024 के लिए बीजेपी के साथ AIADMK नहीं होगी। ऐसे में भाजपा को अकेले चुनावी मैदान में उतरना होगा। कई जानकारों का मानना है कि इन राज्यों में बीजेपी की सीटों में बढ़ोतरी हो या ना हो, लेकिन वोट परसेंट में बढ़ोतरी हो सकती है। माना जाता है कि जो ऐसे राजनीतिक दल हैं जहां पर परिवारों का दबदबा रहता है, वो तीसरी पीढ़ी तक आते आते थोड़ा कमज़ोर पड़ने लगते हैं। भाजपा लगातार छोटे दलों के साथ गठबंधन बनाती हुई नजर आई है। वजह साफ है कि ये ऐसे दल हैं जो धीमे धीमे कमज़ोर पड़ रहे हैं। भाजपा की कोशिश है कि इन दलों को साथ किया जाए और जनता को अपनी ओर आकर्षित किया जाए। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। भाजपा ने 2016 में असम में असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के साथ गठबंधन करके चुनाव जीता। बिहार की बात करें तो यहाँ पर नीतीश कुमार को कमज़ोर करने के लिए चिराग पासवान का इस्तेमाल पार्टी ने किया था। चिराग ने JDU के खिलाफ विधानसभा में उम्मीदवार खड़े कर दिए थे और भाजपा लगातार कोशिश कर रही थी कि नीतीश कुमार कमज़ोर हो जाएं। जब भाजपा जदयू के सांसदों को तोड़ने में लगी तो नीतीश कुमार ने यू-टर्न लेना सही समझा और उसके बाद वापस वो NDA में शामिल हो गए और वहाँ पर एक बार फिर NDA के साथ वो शामिल होकर मुख्यमंत्री बने। आंध्र प्रदेश में भी आप नज़र डालें तो तेलुगु देशम पार्टी और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अपनाया गया है बीजेपी की तरफ से। यहाँ सीट बंटवारे के समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश में 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि TDP 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी 2 सीटों पर जनसेना पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। अब यहाँ ये समझा जा सकता है कि तैयारी 2024 की नहीं बल्कि 2029 की हो रही है। हरियाणा में जो हुआ उससे आप सभी वाकिफ हैं। हरियाणा की विधानसभा में JJP और BJP के गठबंधन की सरकार हुआ करती थी। JJP लोकसभा में भी भाजपा के साथ सीट शेयरिंग की बात कर रही थी, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में BJP ने यहां क्लीन स्वीप किया था। तो ऐसे में लगभग खत्म होती पार्टी के साथ BJP ने अलग होना ही सही समझा। अब इन सब बातों से तो ये समझ में आता है कि BJP ने 2024 में ये मान लिया है कि बड़े आराम से वो चुनाव जीत रही है, लेकिन 2029 के लिए एक बड़े लक्ष्य के साथ BJP उतरने की कोशिश करेगी। आपको क्या लगता है कि 2029 में BJP की जो टारगेट होने वाला है वो क्या होगा? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए कीप वॉचिंग स्विच।